discuss investigation in PCOS. Investigation in PCOS. As all of you know, PCOS is a diagnosis of exclusion. So हमें क्या क्या exclude करना है? Number 1, first thing, TSS, thyroid. Hypothyroidism is associated with the ovulatory dysfunction or the oligomenorrhea and polymenorrhea. So we have to do the TSH only, no need of T3 and T4. अगर TSH abnormal आता है then you will go for the T3 and T4. Number 2, hyperprolactinemia. You have to order serum prolactin level. Number 3 is OGTT. Diabetes is associated with menstrual irregularity, so we have to do the OGTT. OGTT is recommended in all patients of PCOS. Number 4 is 17-hydroxyprogesterone. So this is the metabolite of progesterone making pathway. This significance is it detects late onset congenital adrenal hyperplasia or non-classical congenital adrenal hyperplasia. So 17-hydroxyprogesterone increased due to the deficiency of 21-hydroxylase deficiency. जब हम इसको ऑर्डर करेंगे तो हमारे पास में इसका लेवल आएगा. अगर 17-हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन का लेवल 200 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम आता है, इट इंडिकेट्स नॉर्मल. अगर इसका लेवल 800 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो इसका मतलब है कि लेट ऑनसेट CH है आपको. अगर इसकी वैल्यू 200 से लेकर 800 के बीच में आती है, इट मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ CH. अब इस पॉसिबिलिटी ऑफ CH को हमको कैसे डायग्नोस करना है? इसको डायग्नोस करने के लिए हम क्या करते हैं? ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट. वी हैव टू डू ACTH स्टिमुलेशन टेस्ट. ACTH स्टिमुलेशन के लिए हमें क्या करना है? कोसिंट्रोपिन जो होता है, कोसिंट्रोपिन सिंथेटिक ACTH होता है, 0.25 mg इंट्रामस्कुलर या IV देना है और हमको 17-हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन का लेवल देखना है. अगर 17-हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन का लेवल मोर देन 1500 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है, इट मीन्स देयर इज अ कन्फर्म्ड CAH. सो जब भी आप 17-हाइड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन का लेवल करवाएं तो इसका आपको इससे इंटरप्रिटेशन करना ना. नेक्स्ट नंबर 5th और 6th जो होते हैं वो रेयर सिंड्रोम्स होते हैं. नंबर 1 जो होता है एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर जो होते हैं, हमें उनको रूल आउट करना होता है. एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर जो होते हैं वो 2 जगह से आ सकते हैं. पहला होता है ओवरी से और दूसरा होता है एड्रिनल से. जब कभी भी हमको इन्वेस्टिगेशन करवाना होता है तो ओवरी का ट्यूमर देखने के लिए तो हमें USG TVS हम कर सकते हैं, पेल्विस वाला. और एड्रिनल को देखने के लिए एड्रिनल CT स्कैन होती है, उसको करवाना है. बट ये दोनों इन्वेस्टिगेशन जो होता है प्राइमरीली क्लिनिकली हमको नहीं करवाने होते, क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है. एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर को मैं डायग्नोस करने के लिए हमारे पास में सबसे पहले क्लिनिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन जो होता है, ये दोनों ही हमारे को काफ़ी हेल्प करते हैं. क्लिनिकल हिस्ट्री में जो आएगा उसका रैपिड ऑनसेट ऑफ हिरसुटिज्म, बाल बहुत जल्दी से और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, रैपिड ऑनसेट है. एग्रेसिव हिरसुटिज्म आता है तो इसको सिक्रीटिंग ट्यूमर होता है. या फिर साइन ऑफ विरिलाइजेशन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेल पैटर्न बाल्डनेस आ रही है उसके, या फिर उसको एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट हो रहा है, एट्रोफी ऑफ ब्रेस्ट हो गया, मसल मास इंक्रीज हो गया, या फिर क्लाइटोरोमेगेली हो गया. तो ये सारे सिम्टम्स जब हमें मिलते हैं तो हमको एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर को सस्पेक्ट करना है. इसके लिए हम टोटल टेस्टोस्टेरोन ऑर्डर कर सकते हैं. टोटल टेस्टोस्टेरोन ऑर्डर करना है. अगर टोटल टेस्टोस्टेरोन का वैल्यू 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आता है, इसका मतलब देयर इज ए हाई चांसेस ऑफ एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर. लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल 150 नैनोग्राम पर डेसीलीटर से कम है और साइन ऑफ विरिलाइजेशन और रैपिडली ऑनसेट हिरसुटिज्म है, तब भी हमें एग्रेसिवली एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर जो होता है उनको हमें रूल आउट करना है. नंबर 6 जो है उसको रूल आउट करने के लिए हमें देखना है कुशिंग सिंड्रोम को भी हमको PCOS के लिए रूल आउट करना है. इसको रूल आउट करने के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम होता है कोर्टिसोल.
कोर्टिसोल का लेवल भी हमें इनिशियली नहीं करवाना होता है, इसमें भी हमें क्लिनिकली देखना होता है। अगर हम क्लिनिकली सस्पेक्ट करते हैं तो ही हमको कोर्टिसोल के लिए जाना होता है। क्लिनिकली सस्पिशन के लिए होता है, इसमें मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ मिलती है, प्लस मून फेस मिलता है, प्लस सेंट्रीपिटल ओबेसिटी जो होती है वो इसकी स्पेसिफिकली कुशिंग सिंड्रोम का होता है। तो हमारे पास एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन वाले इन्वेस्टिगेशन वो आए हैं सीरम TSH, सीरम प्रोलेक्टिन, OGTT, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, एंड क्लिनिकली हमको देखना है एंड्रोजन सिक्रीटिंग ट्यूमर और कुशिंग सिंड्रोम। एक और एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको हम USG पेल्विस बोलते हैं। इसको हम क्या करवाना होता है, इसमें USG पेल्विस में हमें PCO मॉर्फोलॉजी मिलती है। PCO मॉर्फोलॉजी क्या होती है? PCO मॉर्फोलॉजी के लिए जब भी हम USG पेल्विस करते हैं तो हमारे को स्पेसिफिकली पैटर्न जो होता है पेरिफेरली अरेंज्ड फोलिकल्स मिलती हैं। ये फोलिकल्स जो होती हैं इनका वॉल्यूम 2 to 9 mm और नंबर जो होता है इनका 12 से ज़्यादा होती है, कभी कभी इसको हम 10 भी मानते हैं। और अगर आप न्यूअर मशीन्स यूज कर रहे हैं, न्यूअर मशीन जो USG मशीन यूज़ कर रहे हैं जिसका जो मेगाहर्ट्ज़ होता है 10 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली यूज़ कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें हमको क्या करना है 20 फोलिकल्स को क्राइटेरिया में लेना है। अगर हमने पुरानी मशीन ओल्डर मशीन यूज़ कर रहे हैं या जो 10 मेगाहर्ट्ज़ से कम की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो क्राइटेरिया होगा 10 फोलिकल का क्राइटेरिया होगा। 2 to 9 mm का 10 फोलिकल पुरानी मशीन में, 2 to 9 mm का 20 फोलिकल न्यूअर मशीन में। इसके साथ साथ ये जो नेकलेस अपीयरेंस मिलती है हमें, पेरिफेरली अरेंज होती है नेकलेस अपीयरेंस इसमें मिलती है स्पेसिफिकली, प्लस इनका जो होता है हाइपर इकोइक स्ट्रोमा जो होता है हमें इसमें मिलता है। दूसरा जो हम मार्कर देखते हैं PCO मॉर्फोलॉजी के लिए नंबर 1 वो है ओवेरियन वॉल्यूम। ओवेरियन वॉल्यूम जो होता है, चाहे आप नई मशीन से कर रहे हो चाहे पुरानी मशीन से कर रहे हो, ओवेरियन वॉल्यूम 10 cc से ज़्यादा होता है तो आपको PCO मॉर्फोलॉजी मिलती है। नाउ वी विल सी द नॉन एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस। व्हाट आर द नॉन एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस? ये कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में हमें करवाने होते हैं, इनको डायग्नोसिस बनाने के लिए ज़रूरत नहीं होता है। इसमें पहला जो होता है टेस्ट फॉर हाइपर एंड्रोजेनिज्म। हाइपर एंड्रोजेनिज्म का मतलब क्या है कि आपको एंड्रोजन के क्लिनिकल साइन या बायोकेमिकल जो लेबोरेटरी एविडेंस होता है, क्लिनिकली तो अगर आपको क्या मिलेगा, एक्ने मिल सकता है, हिर्सुटिज्म मिल सकता है, या फिर साइन ऑफ विरिलाइजेशन जो होते हैं ओवुलेटरी डिसफंक्शन वो मिल सकते हैं। लेकिन अगर उसके कोई भी हिर्सुटिज्म नहीं है, एक्ने नहीं है, एलोपेशिया नहीं है, तो फिर हमें क्लिनिकली के बजाय हमको लैब इन्वेस्टिगेशंस करवाने होते हैं, बायोकेमिकल एविडेंस देखना होता है। बायोकेमिकल एविडेंस के लिए हमें हाइपर एंड्रोजेनिज्म डिटेक्ट करना है। तो नंबर 1 पहला जो टेस्ट होता है, उसके पहला टेस्ट हमारे पास कौन सा होता है? फर्स्ट टेस्ट होता है उस जो हम करवाते हैं इज़ टोटल टेस्टोस्टेरोन। इस टेस्टोस्टेरोन के अलावा और कौन कौन से टोटल टेस्टोस्टेरोन्स होते हैं जो हमें करवाने होते हैं? नंबर 2 DHT डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो करवा सकते हैं, या फिर आपको क्या करवाना है DHEA या DHEAS। ये वाले जो हार्मोन्स होते हैं ये ओवेरियन ओरिजिन के होते हैं, ओवरी से निकलते हैं। इस वाले हार्मोन्स में अगर कोई एक्सेसिव हमें मिलता है तो इनका ओरिजिन जो होता है वो एड्रिनल का ओरिजिन होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये हार्मोन्स नॉर्मली रहते हैं अगर हम क्लिनिकली एविडेंस नहीं है। जब भी कभी बड़े होते हो तो क्लिनिकल एविडेंस आपको ज़रूर मिलता है, आपको एक्ने, हिर्सुटिज्म या एलोपेशिया ज़रूर मिलेगा आपको पेशेंट्स के अंदर। नंबर 2 जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं नॉन एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन, वो होते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस के लिए। इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने के लिए हमारे पास में क्या है? इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ही कॉमन फीचर होता है। ओबेसिटी जो होती है, ओबीस पेशेंट जो होता है उनमें मिलता है, उसमें ज़्यादा होता है बजाय कि थिन PCOS में। जो थिन पेशेंट होती है उसमें भी इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है। ओवरऑल इसका जो इंसिडेंस होता है 30 to 35% ऑफ PCOD पेशेंट जो होते हैं उनमें हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस मिलता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे पास पहला टेस्ट है वो है OGTT, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट को सभी पेशेंट्स में करवाना होता है। इसमें हमें वैल्यू देखनी होती है। पहला वैल्यू जो हम देखते हैं वो होता है फास्टिंग का और दूसरा होता है 2 आवर। फास्टिंग जब हम देखते हैं इसके अंदर तो इसका 2 वैल्यू देखते हैं, एक होता है ब्लड शुगर का और दूसरा होता है इंसुलिन का। इंसुलिन भी इसको अंदर ऐड कर रहे हैं। फास्टिंग जब हम देखते हैं तो नॉर्मल होता है 100 मिलीग्राम से कम होगा,
अगर आपका 100 से 126 के बीच में है तो ये IGT होता है, इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, और अगर 126 से ज़्यादा है फास्टिंग में तो वो डायबिटीज़ का है। इसी के साथ में अब इंसुलिन का फास्टिंग वैल्यू देखते हैं। अगर इंसुलिन का वैल्यू हमारा 20 आता है, इंसुलिन का वैल्यू 20 आता है तो वो 20 वाला इंडिकेट करता है इंसुलिन रेजिस्टेंस को। आफ्टर 2 आवर, हम जब भी हम आफ्टर 2 आवर्स देख रहे हैं तो आफ्टर 2 आवर्स में हमको क्या देखना है, अगर इसका आफ्टर 2 आवर्स हमने टेस्ट करवाया 140 से कम आया, या 140 से 199 आया, या 200 से ज़्यादा आया। अगर ये 200 मिलीग्राम डेसीलीटर से ज़्यादा आता है तो डायबिटीज़ मेलाइटस है। ये 140 से कम में नॉर्मल है और 140 से IGT आता है। नाउ अगर इसका लेवल, इंसुलिन का लेवल हमें 2 आवर्स के बाद में कितना मिलता है, इंसुलिन अगर हमारे पास में 55 आया है, इंसुलिन का लेवल अगर 55 है, 55 का मतलब होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा। और अगर इंसुलिन का लेवल हमको यहाँ मिलता है 100 के 100 से ऊपर, इसका मतलब ये है कि सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस, सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस है अगर 100 से कम मिलता है। तो OGTT जो होता है वो हमारा डायबिटीज़ को भी डायग्नोसिस कर रहा है, प्लस इसके साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सो OGTT को जो होता है, हमें सभी पेशेंट्स जो हमारे PCOD के सारे पेशेंट्स जो होते हैं, PCOS के सारे पेशेंट में रिकमेंडेड टेस्ट है, OGTT हमको करवाना ही करवाना है। नंबर 2, OGTT जो होती है, अगर कोई भी पेशेंट ऐसी होती है जिसका मिनार्की अटेन हुआ है और उसको इरेगुलर पीरियड्स हैं, इरेगुलर पीरियड्स फॉर मोर देन 2 ईयर्स है, तब भी हमें OGTT उसको रिकमेंड करना है। या किसी को प्री मेच्योर एड्रीनार्की हुई है तो भी हमें उसको OGTT रिकमेंड करना है। अगर आपका OGTT एबनॉर्मल आता है तो हमको आगे देखना है, उसके लिए हमें HbA1c करवाना है, जो आपको रिसेंट ग्लाइकोलाइजेशन ऑफ HB जो होता है, हीमोग्लोबिन होता है, उसके बारे में ये जानकारी देता है लास्ट 3 मंथ के लिए। नाउ कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करते हैं, बट क्लिनिकली उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती है। थ्योरेटिकल पर्पज से अगर देखना होता है तो हम उनको देखते हैं। ऐसा पहला टेस्ट जो होता है रेशियो इंसुलिन ग्लूकोज, इंसुलिन ग्लूकोज डिवाइडेड बाई फास्टिंग ग्लूकोज डिवाइडेड बाई इंसुलिन लेवल। अगर ये रेशियो हमारा 4.5 से कम आता है तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करता है, बट हम क्लिनिकली इसको नहीं करवा रहे हैं। एक और टेस्ट होता है जिसको हम होमा IR टेस्ट बोलते हैं। अगर इसका वैल्यू जो होता है 3.2 से 3.9 आ रहा है तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस को डिटेक्ट करता है, बट इसका कोई क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। एक और टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं क्विकी, QUI, क्विकी। क्विकी का मतलब क्या है, ये होता है क्वांटिफिकेशन ऑफ इंसुलिन सेंसिटिविटी चेक इंडेक्स। ये क्विकी का वैल्यू अगर हमारे पास में 0.33 से ज़्यादा आता है तो इट इंडिकेट्स इंसुलिन रेजिस्टेंस। बट क्विकी भी नहीं करवाते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में, होमा IR भी नहीं करवाते हैं, और ये फास्टिंग ग्लूकोज या इंसुलिन लेवल है, इनको भी हम लोग नहीं करवा रहे हैं। नेक्स्ट जो थर्ड हमारे पास में टेस्टिंग आती है वो आती है हार्मोनल एसे, गोनेडोट्रोपिन्स। गोनेडोट्रोपिन्स करवाने हैं कि नहीं करवाने हैं। गोनेडोट्रोपिन्स में सीरम FSH, सीरम LH। जब पहले इनिशियली जो होता है LH FSH का जो प्रपोर्शन देखा जाता था, अगर ये मोर देन 2:1 है तो हम इसको बोलते थे कि ये PCOS का सजेस्टिव है। बट इनिशियली अभी जो हम लोग कर रहे हैं, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंस ऑफ द LH FSH रेशियो इन डायग्नोसिस ऑफ PCOS। जो ये रेशियो होता है न तो ये डायग्नोसिस बनाता है न ये एक्सक्लूड करता है, तो इसका कोई वैल्यू नहीं है PCOS की डायग्नोसिस में। नंबर नेक्स्ट, पहले हम SHBG करवाते थे लेकिन इसका भी कोई रोल नहीं है। या फिर सीरम AMH जो होता है डायग्नोसिस में, वो डायग्नोसिस ऑफ PCOS में इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगर आपके पास PCOS की पेशेंट है और वो इनफर्टिलिटी उसका कंसर्न है तो ही हमें सीरम AMH को प्रिस्क्राइब करना चाहिए। नेक्स्ट, इसके अलावा जब कभी भी हम देखते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लिकेशंस में इसमें ना
लिपिड प्रोफाइल एबनॉर्मल हो जाता है, तो जब कभी भी आपको ओबेसिटी लगे या मेटाबॉलिक सिंड्रोम लगता है, आपको लग रहा है कि इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, तो आपको लिपिड प्रोफाइल उसको प्रिस्क्राइब करना है। लिपिड प्रोफाइल में नंबर 1 जो होता है, HDL लेवल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है, TG लेवल बढ़ जाता है और VLDL लेवल जो होता है इसका इंक्रीज हो जाता है PCOS के पेशेंट में। नेक्स्ट जो हम डायग्नोसिस के लिए या और जो इन्वेस्टिगेशंस लिखते हैं इसके अंदर, वो होता है इन्फ्लामेटरी मार्कर। इन्फ्लामेटरी मार्कर भी कुछ लोग करवा रहे हैं, पर ये सबको पता है कि PCOS जो होती है ये एक प्रो इन्फ्लामेटरी डिजीज़ है और इसमें स्लाइटली इंक्रीज लेवल आ जाता है, स्लाइटली इंक्रीज लेवल ऑफ CRP का लेवल इसमें थोड़ा सा बढ़ जाता है। नाउ नेक्स्ट मार्कर फॉर मेलिग्नेंसी का जो चांसेज होता है PCOD पेशेंट में इंक्रीज हो जाता है बिकॉज अनअपोज्ड एक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन जो होता है प्रोजेस्टेरोन की अपोजिशन के बिना एक्ट करता है एंडोमेट्रियम पे और एंडोमेट्रियल की थिकनेस को बढ़ा देता है, और एंडोमेट्रियल की थिकनेस को अनअपोज बढ़ाने से चांसेज ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर इंक्रीज इन PCOS। तो अगर प्रोलॉन्ग PCOS है किसी को और उसकी ET बढ़ी हुई आ रही है, अगर आपने उसको सर्विलेंस पे ले रखा है, तो चांसेज ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर बढ़ सकता है। नाउ नेक्स्ट इज समरी। व्हाट इज़ समरी? समरी में हमारा ये है कि कौन कौन से इन्वेस्टिगेशंस जो होते हैं वो एसेंशियल इन्वेस्टिगेशंस होते हैं फॉर PCOD। नंबर 1 फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन, एसेंशियल इन्वेस्टिगेशन इज TSH। नंबर 2 सीरम प्रोलेक्टिन। नंबर 3 OGTT। नंबर 4 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन। नंबर 5 USG पेल्विस। इनके बेसिस पे आप PCOD का डायग्नोसिस बना दोगे। नॉन एसेंशियल टेस्ट, ये नॉन एसेंशियल टेस्ट होते हैं, ये केवल स्पेसिफिक कंडीशंस में हमें को करवाने होते हैं। नंबर 1 हाइपर एंड्रोजिनिज्म देखने के लिए हमारे पास में होता है टोटल टेस्टोस्टेरोन, DHT, DHEA और DHEAS। नेक्स्ट इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने के लिए हमारे पास में क्या होता है? इंसुलिन रेजिस्टेंस देखने के लिए होता है फास्टिंग ग्लूकोज टू इंसुलिन रेशियो, या फिर इसका जो बाकी टेस्ट होता है HOMA-IR और क्विकी। नंबर 3 गोनेडोट्रोपिन्स जो होते हैं सीरम FSH, सीरम LH, सीरम AMH, लिपिड प्रोफाइल, स्क्रीनिंग फॉर एंडोमेट्रियल थिकनेस। These are the non-essential test for metabolic syndrome. These are the non-essential test, लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में करवानी है। और किसी को डायग्नोस हुआ है तो TSH, प्रोलेक्टिन, OGTT, 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन और USG पेल्विस आपको एसेंशियली करवानी ही करवानी है। थैंक यू सो मच।